वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 14 लोकगीत के भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है, भाग 1 और भाग 2 में हमने लोकगीत किस प्रकार से प्रचलित हुए हैं और वो किस प्रकार के जनता के गीत हैं, लोग उन्हें किस तरह से गाते हैं या किन किन प्रसंगों पे गाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आगे थोड़ी बहुत अधिक जानकारी आज हम भाग 3 के अंतर्गत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया मैंने कि जो भी नारियाँ अर्थात स्त्रियाँ गाना गाती है वो साधारणतः अकेले नहीं गाती बल्कि दल बांधकर अर्थात समूह में गाती है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सभी स्त्रियां एकत्रित होकर या उनका समूह एक साथ गाते हैं तो फिर उनका जो कंठ है वो एक साथ फूटते हैं, यानी कि एक साथ वो अपने अपने स्वर मिलाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें ऐसा दिखाई देता है कि उनमें मेल नहीं होता, यानी कि वो बेमेल होते हैं कि एक साथ या एक लय में नहीं गाते, वो अपने अपने तरीके से गाने को गाते हैं। फिर उनकी लय में आगे पीछे भी होता है, उनमें बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि एक साथ वो नहीं गाते, अलग अलग तरीके से आवाज़ सुनाई देती है, फिर भी वो हमें बहुत भले लगते हैं। यानी कि जब वो त्योहारों और शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं तो हमें वो सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। जैसे कि अभी आपको पता है, ये तो नया प्रचलन है कि गांव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं, यानी कि जो जिनका व्यवसाय मुख्यतः गायन करने का ही है। तो ऐसे गायिकाएँ भी होती है जो विवाह जैसा प्रसंग हो या फिर किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो जो ये ऐसे शुभ अवसर रहते हैं, इन अवसरों पर गाने के लिए उनको बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। देखा जाए तो किसी भी प्रकार की ऋतु हो या कोई भी ऋतु हो, तो सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित अर्थात आनंदित होकर दल बांधकर अर्थात समूह में आकर गाती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। अर्थात जैसे वैसे तो वो हमेशा ही आनंदित होकर या खुश होकर दल बांधकर समूह में गाती हुई हमें दिखाई देती है। पर जब होली आती है या बरसात की कजरी होती है तो इन दिनों में तो उनकी अपनी ही गाने की एक अलग चाल दिखाई देती है या अपनी उनकी अलग ही चीज़ है जो सुनते ही बनती है, यानी कि सुनने का ही मन करता है जब वो होली या बरसात के कजरी में गाते हैं। तब पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। देखा जाए तो पूरब की जो बोलियां हैं तो अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत ही मुख्यतः वहाँ पे गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो लोकगीत हैं, देश के किसी भी कोने की बात लीजिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरल से लेके काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या अपने अपने जितने भी उनके जो समूह के जो गीत हैं वहाँ के वो गाने वाले अपने अपने वो विद्यापति हैं। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। मानो स्त्रियाँ जब भी गाती है तो ढोलक की सहायता लेती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी वो गाती है तो कुछ स्त्रियाँ अगर गाती है तो कुछ नाचती भी है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा। जैसे कि हम सभी इससे परिचित है कि गुजरात का जो एक प्रकार का दलीय गायन है वो क्या है, गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। जैसे आपको पता है जब हम गरबा खेलते हैं तो विशेष पद्धति से या विशेष और तरीके से जो गीत है गुजरात के जो गरबा के गीत है वो गीत गाकर फिर घेरे में यानी विविध घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हुई हमें दिखाई देती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं, और इसी प्रकार लड़कियां बजाने का कार्य भी करती है, यानी कोई भी वाद्य बजाती है जो बाजे का काम करती है। या आपको पता है कि जब गरबा खेलते हैं तो हम क्या बजाते हैं, तो अक्सर ताली बजाते हुए गरबा खेलने का
जो एक विधि है वो पूरी करती है। जैसे घेरे में घूम घूम कर हम गरबा का जो रास रचते हैं तो उसमें तालियां भी बजाते हैं जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलता है। जो गरबा खेला जाता है, आपको पता है कि गरबे का जो गीत है या गरबा गाया जाता है और मतलब गरबे का जो रास रचते हैं सब, या फिर गरबा खेलते हैं तो खेलते खेलते गीत भी गाए जाते हैं और गरबा खेला भी जाता है, नाच गान साथ होते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। जैसे कि पहले ऐसा था कि गुजरात में ही गरबा खेला जाता था, लेकिन अभी नवरात्रि का जब भी माहौल आता है या नवरात्रि के दिन आते हैं या नवरात्रि का पर्व होता है तो इस पर्व में हमें विभिन्न राज्यों में भी अभी गरबा खेलते हुए लोग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियाँ विशेष तौर पर। और इसी प्रकार जैसे गुजरात में गरबा खेला जाता है उसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, तो जिसमें दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियाँ विशेष तौर पर ये गीत गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। देखा जाए तो जो गांव के गीत होते हैं उसमें वास्तव में जो देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है। अगर गांव में देखा जाए तो जीवन कैसे दिखाई देता है, हमें इटला इटला कर लहराता हुआ दिखाई देता है। वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। जहाँ पर जीवन इटला इटला कर लहराता है वहाँ आनंद की स्रोतों की कमी कैसे हो सकती है। इस प्रकार कि वो लोग तो गाना गाकर भी अपनी खुशियों को एक दूसरे से बांटते हैं, या फिर गाने के माध्यम से भी वो अपने जो भी जीवन है उस जीवन की जो भी खुशी है उस खुशी को अपने गीतों के बोलों में प्रदर्शित करते हैं या गाते हैं। उद्दाम जीवन में के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, और उद्दाम जीवन के ही वहाँ के जो अनंत असंख्य गाने हैं वो क्या हैं, तो वो वहाँ के ही एक प्रकार के मानो प्रतीक है कि न मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं हो, जो अनंत हो, ऐसे जो गीत है या गाने हैं, जो लोकगीत है, वो उसी के प्रतीक है कि ये जीवन कितना सुंदर है, उस गाने के द्वारा हमें पता चलता है। या फिर वहाँ के जो जीवन प्रणाली है इन लोकगीतों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट होती है। उसी का एक उदाहरण है भगवत शरण उपाध्याय। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास निबंध से प्रश्न है। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। अर्थात ये जो जिन लोकगीतों के जिन पक्षों की चर्चा की गई है उन्हें हमें बिंदुओं के रूप में लिखना है। अब वो किस प्रकार लिखेंगे तो इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताती हूँ कि इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। जैसे हम पॉइंट देकर या बिंदुओं के रूप में लिख सकते हैं कि लोकगीत प्रिय होते हैं, लोकगीत का महत्व, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद से के भी गाए जाना, ये सब उसके बिंदु के रूप में हम लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीतों में त्यौहार पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोर, जोन्नर के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। आगे देखिए, प्रश्न 3 है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। तो हम बता सकते हैं कि लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों से हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति या संस्कार झलकते हैं।
इनकी अनेक विशेषताएं है। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष और औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की कोई ज़रूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। अब मार्ग या देशी के सामने इनको ये समझा जाता था, यानी कि जो भी जो गीत थे या संगीत थे उनके सामने मानो इनको हीन समझा जाता था। अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती थी, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया। वास्तविक लोकगीत गांव और देहातों में हैं। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। अब प्रश्न 4 है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। अब देखिए, इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जागनिक का आल्हा इसका उदाहरण है। जैसे कि हमने देखा है ना, बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं या फिर जागनिक का आल्हा, ये क्या है? तो ये एक तरह के उनके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, अनुमान और कल्पना। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि लोकगीत और नृत्य गांवों और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में से या किसी रूप में गांव से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अंततः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं शहरी या बाबू नगरी आदि। इस प्रकार के जो भी गीत हैं वो शहरी गीत हो सकते हैं। प्रश्न 2 दिया है, जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हैं हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताइए। अब देखिए, तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि है कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि लोकगीत गाँवों की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक है। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा भी परिचित हो। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशी या लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इससे परदेशी प्रेम और करुणा का रस बरसता है। अब देखिए, भाषा की बात है कि लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो, समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो अब हम लिख सकते हैं कि लोकहित, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर लोकप्रिय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। फिर लोकप्रिय, लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद है। लोक संगीत सॉरी। फिर लोकनीति, लोकनीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। फिर लोकगीत, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांव तक ही सीमित रह गया है। फिर लोक नृत्य, लोकनीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। इस प्रकार हम शब्द लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
12 मास गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में से तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। अब देखिए, इकतारा है तो अनुमान लगा सकते हैं। इकतारा अर्थात एक तार वाला वाद्य यंत्र। सरपंच, पंचों में प्रमुख। तिराहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। दोपहर, तो फिर दोपहर का मिलन। फिर है छमाही, 6 महीने में होने वाली। फिर है नवरात्र, तो नवरात्रियों का समूह। फिर है चौराहा, तो पहले ही बताया मैंने आपको, जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हो ऐसे। फिर देखिए प्रश्न 3 दिया है कि को में से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजिरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। इस प्रकार आप उन शब्दों को भरकर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फेंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बर्क कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंधी भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। भारत के मानचित्र। भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। अब देखिए, ऐसा आप जैसे लिख सकते हैं कि राज्य लिख सकते हैं बिहार। फिर बिहार में कजरी, विदेशी या चैता, सावन और नृत्य जट जटिन। फिर पंजाब, पंजाब में माहिया, झूमर, गिद्धा। इस प्रकार आप कुछ लिख सकते हैं। फिर दिया है कुछ करने के लिए कि अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो हम लिख सकते हैं मल्हार, सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है। फिर विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और रागिनी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत है। फिर दूसरा है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है। अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है। अपने साथ वे अपने लोकगीतों को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। फिर शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोह में लोकगीतों की धूम मची हुई हमें दिखाई देती है। इस प्रकार प्रश्न 3 है, रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों के एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं। इन्हें सुनो और सीखो। तो यह आप स्वयं सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको प्रश्न अभ्यास भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।